हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्वक से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां ए बी स्वेच्छ अचर हैं। देखिए, पूर्वक का मतलब ये है कि आपके हल से मतलब है, यानी आपके पास ये अवकल समीकरण दिया गया है और आप इसको सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर कोई भी वक्र आपके पास दिया गया है और आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितने स्वेच्छ अचर हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की हम बात करें y = ax + b, तो यहाँ पर दो स्वेच्छ अचर हैं a और b। इसका मतलब आप इसको सेकंड बार डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड बार डिफरेंशिएट करने पर हमें ये ध्यान में रखना है कि आपके कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं रहने चाहिए। ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट टर्म जो आपके स्वेच्छ अचर हैं वो आपके पास यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास हट जाने चाहिए। चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन 5 का ए नंबर। तो y = हमारे पास है ax + b। इसका हम लोग एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। a कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 हो जाएगा और b का हो जाएगा 0। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dy/dx = a। और देखिए यहाँ पे द्वै स्वेच्छ अचर है, इसका मतलब दो बार अवकलन आपको करना है। आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx का अवकलन होगा हमारे पास d2y/dx2 और a का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम b नंबर को फाइंड आउट करेंगे। b नंबर हमारे पास कह रहा है y = ae⁻x + b। लैंग्वेज आप लिख लेंगे। इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। a कांस्टेंट है, a⁻x का अवकलन e⁻x हो जाएगा, b का अवकलन हो जाएगा 0। तो वैल्यू आएगी हमारे पास ae⁻x। पुनः आप अवकलन करेंगे तो इसका जब दोबारा अवकलन करेंगे d2y/dx2, a कांस्टेंट है, e⁻x का अवकलन हो जाएगा e⁻x। और ये देखिए, इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लें तो ae⁻x का मान जो हमारे पास है वो है dy/dx। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण हो गया। ठीक है ना, तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो हमें यहाँ से हटाने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी नंबर की। सी नंबर हमारे पास कह रहा है x = a sin y + b। तो आप देख सकते हैं इसका जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। तो चलिए एक बार हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप देख सकते हैं x का अवकलन 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है, साइन का अवकलन हो जाएगा cos x cos y + b और y + b का फिर से करेंगे तो यह आ जाएगा dy/dx। ठीक है, इसको आप पक्षांतर कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा dy/dx। इसको आप इधर कर सकते हैं 1/a = cos का y + b और ये हो जाएगा dy/dx। पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब इसका दोबारा आप अवकलन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 1/a का अवकलन 0 हो जाएगा। कास का इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा तो कास का हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट को, अवकलन करेंगे सेकंड का तो हो जाएगा cos का y + b और dy/dx का फिर से अवकलन करेंगे, वैल्यू आएगी d2y/dx2 प्लस में dy/dx लिखेंगे और कास का अवकलन करेंगे साइन का y + b हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का y + b हो जाएगा और y + b का फिर से अवकलन करेंगे, वैल्यू आएगी dy/dx। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम इसको लिखते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ रही है cos का y + b d2y/dx2 और ये हमारे पास है साइन का y + b dy/dx का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू है = 0। दोनों पक्षों में हम a का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर गुणा कराएंगे a cos y + b d2y/dx2 और यहाँ पर गुणा हो जाएगा a sin y + b dy/dx का होल स्क्वायर = 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू नज़र आ रही है, ये देखिए समीकरण फर्स्ट में a sin y + b, इसका मान हमारे पास x है
और ए कास वाई प्लस बी, इसका मान हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप देख सकते हैं ए कास वाई प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में हमारे पास है डी टू वाई अपान डी एक्स टू, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है समीकरण फर्स्ट से, इसकी वैल्यू हमारे पास है यक्स, और इनटू में हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में डी वाई बाई डी एक्स का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा, वैल्यू आएगी 0। तो ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण का हल हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर रह गई है। यहाँ पर मैंने जब अवकलन किया है कॉस का, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का भी आएगा वैल्यू यहाँ से, तो ये ध्यान में रखेंगे इसको हम। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, माइनस में आएगी। तो ये वैल्यू आपके पास माइनस में आ जाएगी। आप चाहे तो इसको दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो ये डी डी वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम डी पार्ट को देखेंगे। डी पार्ट हमारे पास कह रहा है, देखिए डी पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन है। बुक में आपका साइन यक्स और प्लस बी दिया गया है, यानी यक्स प्लस बी ब्रैकेट में नहीं दिया गया है। अगर आप आंसर को मैच करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्रैकेट में यक्स प्लस बी कर लें। ठीक है, वाई इज इक्वल टू बुक में इस तरीके से दिया गया है, साइन यक्स प्लस बी ऐसे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो आपका सीधे सीधे आ रहा है। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बुक के आंसर के हिसाब से ये आपका ब्रैकेट में है, तो अगर ये ब्रैकेट में है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। चलिए एक बार इसका अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन का अवकलन होगा कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का फिर से करेंगे 1 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे साइन बनाना है, तो साइन बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर आप दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। जब हम इसका वर्क करेंगे तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण का हल है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है, ए बी के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए तथा बी के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण बनाइए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से ए पार्ट हमारे पास कह रहा है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। बी पार्ट हमारे पास कह रहा है, बी पार्ट हमारे पास कह रहा है कि y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -2x, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी इंटू ई की पावर -2x, ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए इसके बाद में सी नंबर कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x ए प्लस बी एक्स। सी पार्ट कह रहा है y इज इक्वल टू ई की पावर 2x ए प्लस बी एक्स। तो ये हमारे पास सी पार्ट है। डी पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, डी पार्ट हमारे पास कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर यानी इसका मतलब सबको आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है और ए बी को हमें यहाँ से हटाना भी है। तो चलिए हम सोल्यूशन नंबर 6 का ए देखते हैं। यहाँ पर अवकल समीकरण दिया गया है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। एक बार जब इसका अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, यक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो ये देखिए 1/a कांस्टेंट है, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, 1/b कांस्टेंट है, y का अवकलन dy/dx हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0। पुनः आप अवकलन कर सकते हैं, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा 0, 1/b कांस्टेंट है और d2y/dx2 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। ये आपका अभीष्ट अवकल समीकरण का हल हो गया, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए d2y/dx2, एक चीज़ आप और कर सकते हैं, y डबल डैश इसको कह सकते हैं, ठीक है। बुक में आपके पास y डबल डैश इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसी को हम लोग y डबल डैश भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, y डबल डैश इज इक्वल टू 0 है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बी पार्ट भी हमारे पास है, बी पार्ट की बात कर लेते हैं, 6 के बी पार्ट की। 6 का बी पार्ट है y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -2x। चलिए एक बार इसका अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन करेंगे dy/dx, a कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x हो गया, 3 आपके पास 3x का फिर से करेंगे 3 हो जाएगा, b e की पावर -2x का e की पावर -2x फिर से करेंगे -2 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट से इसको हम चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3a e की पावर 3x -2 और इसका मान हम लोग रखेंगे, तो इसका मान हमारे पास हो गया y माइनस a e की पावर 3x। ये कैसे रखा हमने, समीकरण फर्स्ट से 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a e की पावर 3x माइनस 2y प्लस का 2a e की पावर 3x, ठीक है। 3 और 2 5 जाएगा, तो 5a e की पावर 3x माइनस 2y। पुनः आप इसका अवकलन करेंगे, तो dy/dx का अवकलन करेंगे d2y/dx2, 5a कांस्टेंट है, e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x, 3x का फिर से करेंगे 3 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है और y का अवकलन हो जाएगा dy/dx। चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे समीकरण सेकंड से, तो जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे 3 तो हमारे पास यहाँ पर हो गया, वैल्यू हो जाएगी dy/dx और प्लस का 2y और माइनस में हमारे पास है 2 dy/dx। ये हमारे पास है समीकरण सेकंड से। अभी जब इसका गुणा कराएंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी dy/dx और ये हो जाएगा प्लस का 6y। इसको आप इधर पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी d2y/dx2 माइनस का dy/dx माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है 6 का पी पार्ट, या फिर आप इसको कह सकते हैं y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका सी और डी पार्ट भी है, तो ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उन सभी दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला, उन सभी दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर हैं, जिसकी नाभियां x अक्ष पर है, जिसकी नाभियां x अक्ष पर हैं तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है, तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दीर्घवृत्त के समीकरण की बात कर रहा है। दीर्घवृत्त समीकरण के निरूपित करने वाले इसकी नाभियां x पर है और इसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो हमारे पास जो दीर्घवृत्त की दो कंडीशंस होती हैं, तो
तो ये फर्स्ट कंडीशंस की बात यहाँ पर कर रहा है और दोनों ही कंडीशन में जो आपका दीर्घवृत्त का इक्वेशंस होता है वो दोनों सेम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण, माना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर दो स्वेच्छ चर हैं, इसका मतलब आपको डबल बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, 1 अपान बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, वाई का फिर से करेंगे डी बाई डी एक्स और 1 का हो जाएगा 0। 2 को आप पक्षांतर कर दीजिए, यक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पुनः आप अवकलन कर दीजिए यक्स के सापेक्ष, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 अपान ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यक्स का अवकलन 1 हो गया, 1 अपान बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ लगेगा फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकल गुणांक प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकल गुणांक, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और इज इक्वल टू है 0। इसको आप पक्षांतर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान बी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है, यक्स अपान ए स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में एक्स गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा यक्स अपान बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी हमने यक्स का गुणा कर दिया, तो माइनस का यक्स अपान ए स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट में जब आप यक्स अपान इसको आप पक्षांतर करें तो माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर की ये वैल्यू हो जाएगी। तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट से इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स अपान बी स्क्वायर वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स अपान ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वाई अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास बच रही है एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू और प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर है वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप चाहे तो एक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस का वाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण यहाँ से प्राप्त हो गया है दीर्घवृत्त का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है कि उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिलंब 4a, जिनकी नाभिलंब 4a और अक्ष y अक्ष के समांतर है, और अक्ष y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो चलिए इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले तो आपको इसकी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये परवलय की बात कर रहा है, जैसा भी परवलय अगर नाभिलंब दिया गया है और वाई अक्ष पे जो परवलय होता है, ठीक है, वाई अक्ष की धन दिशा में जो परवलय होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इसका जो शीर्ष होता है वो हमारे पास होता है 0, 0। अब चूँकि यहाँ पर अक्ष वाई अक्ष के समांतर है तो
तो जाहिर सी बात है वाई एच के समांतर है तो कंडीशन तो यही बनेगी, लेकिन वो आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहाँ पर वो कोऑर्डिनेट आएगा, तो इसका मतलब इसके सीड्स में डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके सीड्स में अंतर आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर और 4ay माइनस 0। तो इससे आपका जो सीड्स पता चल रहा है वो पता चल रहा है 0,0 की, कि आपके पास सेंटर पॉइंट भी मिल रहा है। अब अगर ये वाई एच के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब सीड्स में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आपकी बदल जाएंगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये आपका सीड्स आपके पास यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि माना परवलय का सीड्स क्या है, h, k। तो अगर हम ये कहें कि नाभिलंब 4a है और यहाँ पे देख सकते हैं कि नाभिलंब 4a है, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास यही रहेगी, केवल सीड्स का अंतर यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना परवलय का समीकरण, प्रश्नानुसार हमने मान लिया कि परवलय का जो समीकरण है वो हमारे पास है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a y माइनस का k, ठीक है। तो ये हमने परवलय का समीकरण मान लिया और जिसका अक्ष क्या है, वाई एच के समांतर है, जिसका अक्ष क्या है, वाई अक्ष के समांतर है। ये जो परवलय हमने माना है इसका अक्ष क्या है, वाई एच के समांतर। चूंकि इस परवलय का जो अक्ष होगा वो वाई अक्ष होगा, वाई एच का मतलब x बराबर 0। और देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास k मिलेगा और y इक्वल टू k इक्वेशन जो हमारे पास मिलेगी वो यहाँ पर देखिए, हम अगर यहाँ पर बात करें तो वाई एच का समीकरण क्या होगा, वाई एच का समीकरण हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ जब आप इक्वेशन को 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाई एच के अगर समांतर है तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट होगी। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परवलय का अगर ये इक्वेशंस है तो हमारे पास यहाँ पर अवकल समीकरण कैसा होगा। देखिए यहाँ पर नाभिलंब आपको दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो आपके पास है ये हम स्वेच्छ अचर में काउंट नहीं करेंगे। हालांकि 3 स्वेच्छ अचर हो सकते हैं, h है, k है और a है, लेकिन चूंकि नाभिलंब हमें दिया गया है, मतलब a हमें दिया गया है, इसका मतलब a को हम कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे 4 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये हट जाए तो अच्छी बात है, नहीं हट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये बना है तो आप इसको बना रहने देंगे। लेकिन जो हमने माना है बाकी h और k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये हमें गायब करने हैं। तो चलिए इसका हम 2 बार डिफरेंस करेंगे, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट h और k हैं, क्योंकि a तो हमारे पास गिवन है। तो चलिए कितनी बार अवकलन करेंगे, पहले हम एक बार अवकलन कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो x की पावर n बन रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस एच हो जाएगा, x माइनस एच का फिर से करेंगे 1 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ k और y का अवकलन हो जाएगा dx और k का हो जाएगा 0, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी x माइनस का h इज इक्वल टू 2a dy/dx। अभी आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब फिर से हम अवकलन करेंगे तो देखिए x का अवकलन 1 हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a और dy/dx का अवकलन होगा d2y/dx2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2a d2y/dx2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास अभीष्ट अवकल समीकरण प्राप्त हो गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ हमें पास गिवन है तो वो हमारे पास कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है ना, और जिसको हम मानते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पर हटानी होती है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए सर फिगर की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझने के लिए एक डायरेक्शन दिया था, ये आपका सोल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a और b के समस्त मानों के लिए a और b के समस्त मानों के लिए a और b के समस्त मानों के लिए y इज इक्वल टू a cos nx, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx का अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। का अवकल समीकरण बनाइए।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ए बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये इनको एज ए कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है, a cos nx, और यहाँ पे क्या भी रहा है, ए बी के समस्थानों के लिए, ठीक है, और ये क्या है, b sin nx। चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो y का अवकलन हो जाएगा dr/dx, ये कांस्टेंट है, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin nx, और nx का करेंगे फिर से n हो जाएगा, b कांस्टेंट है, sin nx का हो जाएगा cos nx का करेंगे फिर n हो जाएगा। तो n हमारे पास कॉमन है, तो वैल्यू आएगी माइनस का a sin nx और प्लस में हो जाएगा b cos nx। पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx का अवकलन होगा d2y/dx2, n कांस्टेंट है, साइन का अवकलन हो जाएगा cos nx और n का फिर से करेंगे इंटू n हो जाएगा। इसके बाद में cos का हो जाएगा माइनस साइन nx और nx से फिर से करेंगे इंटू n हो जाएगा। यहाँ से माइनस n को बाहर कर सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का n², ये वैल्यू हो जाएगी a cos nx और प्लस का b sin nx, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं माइनस का n²y, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आगे के भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।